जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यह हमारा जो लेक्चर है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद सेकेंड लेक्चर दूंगा। मैं आपको बता देना, टोटल जो हमारा लेक्चर है वो हमारे 10 लेक्चर है। और 10 लेक्चर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कन्फर्म मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें से आपका 4 लेक्चर 4 क्वेश्चन आपका कन्फर्म पूछा जाएगा। और 4 क्वेश्चन का मतलब जानते हो कितना होगा दोस्तों? 40 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 40 नंबर आपका कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 नंबर आपका कन्फर्म पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा जो पहला लेक्चर है वो हमारा मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, इनमें अंतर कीजिए। ठीक है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो टोटल नंबर होता है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल एग्रोनॉमी का 50 नंबर का होता है। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। ठीक है, इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। मृदा उर्वरता क्या है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मृदा उर्वरता का अभिप्राय भूमि के उस विशेष गुण से होता है जिसके द्वारा वह फसल को उत्पादित करता है। देखिए, मृदा उर्वरता इससे बोलते हैं, यदि देखिए जो हम फसल को उगा रहे हैं, ठीक है, फसल को उगा रहे हैं तो भूमि में उगा रहे हैं, तो भूमि पर उगा रहे हैं तो भूमि में यदि उसमें नमी, ठीक है, उर्वरकता जैसे पोषक तत्व यदि हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी? मृदा उर्वर होगी। क्या होगी? मृदा उर्वर होगी। इस प्रकार से कहने का मतलब यही है मृदा उर्वरता का, कि मृदा उर्वरता का अभिप्राय भूमि के उस विशेष गुण से होता है जिसके द्वारा वह फसल को उत्पादित करती है। मृदा उत्पादकता किसे बोलते हैं? मृदा उत्पादकता का अर्थ उसकी प्रति इकाई क्षेत्र पर एकड़ हेक्टेयर में पैदावार देने की क्षमता से है। देखिए, जो मृदा उत्पादकता होती है, इसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर में यानी प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितने क्विंटल फसल तैयार होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृदा उत्पादकता बोलते हैं। जो मृदा उत्पादित कर रही है, जिस फसल की कर, जैसे हमारा गेहूँ है, गेहूँ में यदि 1 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर में जितने भी क्विंटल मतलब गेहूँ का उत्पादित करती है तो वो हमारी मृदा उत्पादकता कहलाती है। क्लियर हो जाता है। मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में डिफरेंस देखेंगे। मृदा उर्वरता को उसकी उपज से मापा जाता है, अर्थात क्विंटल किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से मापा जाता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में। जबकि जो मृदा उत्पादकता होती है, मृदा उत्पादकता को उसकी उपज के मूल्य से मापा जाता है। जैसे हमारा 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हो गया है, 1 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हो गया है, तो 1 क्विंटल गेहूँ कितने का बिकेगा? 1500 रुपये का बिकेगा कि कितने का बिकेगा? तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा मृदा उर्वरता कहलाता है, अर्थात 1 एकड़ की उपज का मूल्य रुपयों में मापा जाता है। सेकंड नंबर पर आपका आता है उर्वरता। मृदा उर्वरता पौधों के सभी आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त रूप उच्च मात्रा तथा उच्च संतुलन में प्रदान करने की क्षमता होती है। जबकि उत्पादकता क्या होता है? पौधा या फसल उत्पादन करने की क्षमता होती है। ठीक है, इस प्रकार से थर्ड नंबर पर आपका आता है मृदा उपज का मूल्य। ठीक है, उपज का मूल्य बढ़ाने पर मृदा की उर्वरता नहीं बढ़ती जब तक कि अच्छी जुताई, खाद, सिंचाई तथा जल निकास आदि से उसकी उर्वरता न बढ़ जाए। जबकि मृदा उत्पादकता में क्या होता है? देखिए, जो मृदा उत्पादकता होता है, उपज का मूल्य बढ़ने पर किसी मृदा की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होने पर उसकी उत्पादकता अधिक हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब यही है। अब चौथे नंबर पर देख लेते हैं। चौथे नंबर पर हमारा क्या कहा जाता है? मृदा की भौतिक दशा तथा मृदा के पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा वो उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। इसके बाद मृदा उत्पादकता में मृदा की उर्वरता, परिवहन के व्यय, उपज की मांग तथा फसल पैदा करने में व्यय मृदा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है, क्या आता है? मृदा उर्वरता उत्पादकता का एक मुख्य अंग है, यानी कि जो उर्वरता होती है वो उत्पादकता, ठीक है, उर्वरता होती है, ठीक है, ये हमारा क्या होती है? जो मृदा उत्पादकता होती है, ठीक है, सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होती है, इसका एक अंग है। सॉइल फर्टिलिटी एक सॉइल प्रोडक्टिविटी की एक मुख्य अंग होता है। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग पूर्ति, उत्पादन, व्यय व उपज के मूल्य का विचार नगण्य है। इसके बाद जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होती है, मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं व आर्थिक नियम काम करते हैं। उपज का मूल्य मुख्य रूप से मृदा उत्पादकता निर्धारित करता है।
इसके बाद मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए देखते हैं। सबसे पहले मूल पदार्थ, सबसे पहले हमारा जो आता है मृदा उत्पादकता होती है। ठीक है, जो हमारा मृदा उर्वरता होती है उसका जो मुख्य, ठीक है, मुख्य जो कारक होता है प्रभावित करने वाला वह मूल पदार्थ होता है। क्या होता है? मूल पदार्थ होता है। ठीक है, अब देखिए मूल पदार्थ में चट्टानों और जनक पदार्थों की विभिन्नता के अनुसार मिट्टी की गुणों और उसकी उर्वरता शक्ति में निरंतर पाया जाता है। अम्लीय प्रभाव वाले आग्नेय शैलों और सैंडस्टोन के अपक्षय के फलस्वरूप बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। इन मिट्टियों में कंजोली नाइट प्रकार की मृत्तिका क्ले खनिज पाया जाता है। इसमें भार की मात्रा कम पाई जाती है। इन मिट्टियों की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। क्षारीय और अवसादी शैलों के अपेक्षा के फलस्वरूप भारी मटियार मिट्टियाँ का निर्माण होता है। जिनमें क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन मिट्टियों का उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब देखिए मैं आपको बता दें, इसका नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाइएगा। जलवायु, अब देखिए जो सेकंड आपका जो फैक्टर होता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला होता है वो हमारा जलवायु होता है। वर्षा और तापमान में विभिन्नता के कारण, ठीक है, वर्षा और तापमान ये हमारा दो मुख्य है। ठीक है, विभिन्नता के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति में अंतर पाया जाता है। यानी कि जब वर्षा होगी, ठीक है, तो क्या होगी, जो मृदा की जो उर्वरता शक्ति होगी, ठीक है, यानी जो मृदा होगी वो गीली हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। जबकि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जो मृदा होगी वह शुष्क हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। कहने का मतलब यही है, हमारा इसमें डिफरेंस पाया जाता है। वर्षा, देखिए वर्षा जो होती है आर्द्र क्षेत्रों में लीचिंग की अधिकांश विलय पोषक तत्व निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। कहने का मतलब यही मैंने पहले ही बता चुका हूँ। थर्ड जो आपका फैक्टर होता है वनस्पति और जीवांश पदार्थ, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का उस क्षेत्र की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवांश पदार्थ की मात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भू क्षरण रोकने में वनस्पतियों का महत्वपूर्ण सर्वाधिक योगदान है। अतः वनस्पति रहित क्षेत्रों की तुलना में वनस्पति युक्त क्षेत्रों की मिट्टियों की उर्वरता शक्ति होती है। इसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे स्थलाकृति। ऊंचे क्षेत्रों की मृदा लीचिंग एवं मृदा अपरदन के कारण कम उपजाऊ होती है। निचले भागों की मृदाओं में ऊपरी स्थानों की मिट्टी के पोषक तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये अधिक उपजाऊ होती हैं। इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों एवं अन्य ऊंचे नीचे क्षेत्रों की मृदाओं की उर्वरता मैदानी एवं समतल मृदा की अपेक्षा कम हो जाती है। भौतिक दशा, यदि भौतिक दशा के बारे में देखें तो जो पांचवा जो हमारा फैक्टर आता है यानी कारक जो आता है, ठीक, कारक जो आता है वो हमारा आता है भौतिक दशा। देखिए मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले लगभग सभी कारकों में उसकी भौतिक दशा का अपना एक विशेष महत्व योगदान है या फिर महत्व है। पौधों की जड़ों का भूमि में प्रवेश, जल निकास वातावरण दशा, जल धारण क्षमता, पोषक तत्वों की पूर्ति आदि जो होता है, ठीक है, मिट्टी की भौतिक गुणों का उसके रासायनिक और जैविक गुणों पर भी प्रभाव डालता है। अतः जो अंततः मिट्टी की उर्वरता को किसी न किसी रूप में आवश्यक, ठीक है, प्रभावित करते हैं। इसके बाद मृदा आयु, जो मृदा आयु की मैं बात करूँ तो देखिए सॉइल एज, ठीक है, सॉइल एज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रौढ़ मिट्टियाँ जो वर्षा के अपक्षय और निक्षालन की अवस्था से गुजर रही हो, उनकी उर्वरता शक्ति नवनिर्मित मिट्टियों की अपेक्षा कम होती है। इसके बाद सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव को बोलेंगे माइक्रो, ठीक है। इस प्रकार से मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का मिट्टी को उर्वर बनाए रखने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इस प्रकार से मृदा क्षरण, इसके बाद देखेंगे जो मृदा क्षरण होता है, मृदा क्षरण के कारण मिट्टी, जल तथा पोषक तत्वों की बहुत अधिक हानि होती है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति में ह्रास होता है। ऐसा अनुमान है कि फसल द्वारा उपयुक्त पोषक तत्वों की मात्रा की 20 गुनी मात्रा मृदा क्षरण द्वारा हासिल होती है। जैसे जैसे मिट्टी की ऊपरी सतह का क्षरण होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। कहने का मतलब यही है। इसके बाद फसल चक्र, अब देखिए फसल चक्र बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रॉप साइकिल, ठीक है,
हमारे देश में आमतौर पर 3 प्रकार की शस्त्र प्रणालियाँ अपनाई जाती है, जैसे फसल चक्र, लगातार एक ही फसल को उगाना, और तीसरा मिलवा खेती, यानी मिक्सड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, इस प्रकार से। अब सबसे पहले देखेंगे हमारा जो फसल चक्र किसे बोलते हैं। देखिए, फसल चक्र जो होता है किसी एक निश्चित भूमि पर निरंतर लगातार क्रमबद्ध का मतलब ये है कि एक फसल उगा रहे हो, ठीक है, उसे फिर उसी के अनुसार फसल उगाए। जैसे हमारा एक वर्ष दलहनी फसलों को उगाना, एक वर्ष दलहनी फसलों को, एक वर्ष अदलहनी फसलों को उगाना ही क्या करता है, फसल चक्र कहलाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा दूँ इसका, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, इसके बाद देख लेते हैं पीएच मान, मृदा की पीएच। मृदा उर्वरता एवं पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्तियाँ मृदा और पीएच द्वारा प्रभावित होती है। जी हाँ, जो मृदा की उर्वरता होती है, पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्यता मृदा पीएच द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जलाक्रांतता दशा। जलाक्रांतता दशा किसे बोलते हैं, ठीक है, यानी जिसमें जल की मात्रा, जिस खेत में जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, और वह फसल नष्ट होने लगती है, तो उसे जलाक्रांतता दशा बोलते हैं, इस प्रकार से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, दूसरा लेक्चर हमारा होगा, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। इससे पहले मैंने बनाया था हेरिटेज के ऊपर, ठीक है, हेरिटेज के ऊपर लेक्चर छाटा था, ठीक है, इस प्रकार से। तो यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रखा हूँ, ठीक है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं बीएससी एग्रीकल्चर जितने भी मैंने क्लासेस चलाए हूँ, ठीक है, उन सभी का मैं लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले ही देख रहे हो तो अभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। यदि आप पढ़ लेते हो तो अच्छे से अच्छे नंबर पा जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।